दोस्तों, अब तक की कहानी में आपने देखा कि पूर्वी की शादी युगांत के साथ हुई है। लेकिन युगांत के सबसे बड़े भाई केशव, जो कि युगांत से लगभग 20 साल बड़े हैं, पता नहीं पूर्वी की उनसे क्या दुश्मनी है। साथ ही साथ पूर्वी के साथ आई उसकी दाई माँ यशोधरा भी केशव से नफरत करती है और उसका बुरा करना चाहती है। केशव को दाई माँ और पूर्वी ने सीढ़ियों पर तेल गिराकर फिसला कर गिरा दिया और केशव अपने शहर वाले घर नहीं पहुंच पाया। इससे परेशान होकर उसकी पत्नी माधवी भी गांव की हवेली पर आ चुकी है। रात में दाई माँ और पूर्वी ने सबको नशा पिलाकर गहरी नींद में सुला दिया है और केशव के कमरे में पहुंचकर उन दोनों को रस्सियों से बांध दिया है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि पूर्वी और दाई माँ की आखिर केशव और माधवी से क्या दुश्मनी है। वह लोग तो पहले उनसे कभी मिले भी नहीं हैं। लेकिन दाई माँ ने केशव से बोला, ध्यान से देखो मुझे, क्या तुम मुझे नहीं पहचानते? और फिर केशव ने गौर से देखने के बाद दाई माँ को पहचान लिया और उसके मुंह से निकला, यशोधरा माँ जी। और उसने माधवी से बोला, यह भूमि की माँ है। सुनकर माधवी भी हैरान हो गई। कौन थी भूमि और क्या रिश्ता था उसका केशव और माधवी के साथ? और उसकी माँ यानी कि यशोधरा दाई माँ पूर्वी के साथ क्या कर रही थी? और पूर्वी का क्या रिश्ता था यशोधरा दाई माँ से? आइए देखते हैं। केशव और माधवी ने भूमि का नाम सुनने के बाद हैरानी से यशोधरा की ओर देखना जारी रखा तो यशोधरा हंसने लगी। आखिर पहचान ही लिया तुमने मुझे। इतनी जल्दी कैसे भूल गए तुम मुझे केशव? केशव बहुत घबराया हुआ था और उसने बोला, नहीं माँ जी, मैं आपको नहीं भूला, बल्कि आपकी बेटी भूमि हम सबको भूलकर पता नहीं मुझे छोड़कर कहाँ चली गई, वह भी बिना कुछ बताए। शायद उसे मैं पसंद नहीं था, इसलिए 19 साल पहले ही बिना किसी को कुछ बोले वह एकाएक कहीं चली गई थी। आप तो सब जानती ही हैं। और जब भूमि ही नहीं रही, हमारे बीच की कड़ी ही नहीं रही, तो मैं क्या करता? बहुत खोजा था मैंने भूमि को, पर वह कहीं नहीं मिली। उसके बाद मैंने आपकी खोज खबर लेने की कोशिश भी की थी, पर पता चला आप भी अपना घर छोड़कर कहीं चली गई हैं। मुझे पता है आपका भूमि के अलावा कोई नहीं था, और मैं तो यही सोच रहा था कि शायद भूमि के गायब हो जाने के दुख में आप भी इस दुनिया से जा चुकी हैं। मुझे तो पता भी नहीं था कि आप अभी तक जीवित हैं और इस तरह एकाएक मेरे सामने आ जाएंगी। यह सब कुछ सुनकर यशोधरा को बहुत जोर का गुस्सा आया और उसने बोला, अच्छा, भूमि तुम्हें छोड़कर गई? सच बोल रहे हो तुम? केशव ने बोला, बिल्कुल सच बोल रहा हूँ माँ जी। यह बात तो सब लोग जानते हैं कि वह उस रात घर से भाग गई थी, मुझे नींद में सोता छोड़कर। घर में सब लोग शादी में गए हुए थे, मैं और भूमि घर में अकेले थे, और उसी रात भूमि मुझे छोड़कर कहीं चली गई थी। आपके घर भी तो मैं उसे ढूंढने आया था, लेकिन वह नहीं मिली थी। इस पर यशोधरा दाई माँ ने बोला, बकवास बंद कर अपनी। उस वक्त तो मैंने मजबूरी में तेरी बात मान ली थी, क्योंकि मेरे पास मेरी बेटी के पक्ष में कोई सबूत नहीं था। पर मेरा दिल कहता था कि मेरी भूमि ऐसा कभी नहीं कर सकती। बहुत चरित्रवान लड़की थी वह कभी भी अपने पति को धोखा देकर किसी और के साथ नहीं जा सकती। लेकिन तूने यह झूठ हर जगह फैला दिया कि भूमि तुझे छोड़कर भाग गई है। लेकिन अब मुझे सारी सच्चाई पता है, और अब तुझे मैं इस माधवी को, तुम दोनों को, तुम्हारे किए की सज़ा हम दोनों देंगे। सुनकर माधवी हैरान हो गई और बोली, यह आप क्या बकवास कर रही हैं? हाँ, मानती हूँ कि केशव की पहली शादी भूमि के साथ हुई थी और वह आपकी बेटी थी, लेकिन वह अपने पति को छोड़कर किसी और पुरुष के साथ भाग गई, तो इसमें केशव का क्या दोष है? और क्या केशव उसके इंतज़ार में अपना पूरा जीवन बर्बाद कर देता? वह तो अपना नया जीवन शुरू करके कहीं आराम से रह रही होगी। तो फिर केशव ने भी मुझसे शादी कर ली, क्या गलत किया उसने? और भूमि के जाने के इतने साल बाद आप हम दोनों से बदला लेने आई हैं, वह भी अपनी उस बेटी का जो कि खुद यहाँ से चली गई थी, सबको छोड़कर। सुनकर पूर्वी बहुत ज़ोर से चिल्लाई, खबरदार, जो भूमि के बारे में ऐसी बकवास की। चली गई थी भूमि यहाँ से, या तुम दोनों ने मार डाला था उसे और यह झूठी कहानी सबको सुना दी? पूर्वी के मुंह से यह सब कुछ सुनकर केशव और माधवी एक दूसरे का मुंह देखने लगे और उन्हें यकीन नहीं हो रहा था
कि पूर्वी यह कैसी बातें कर रही है। केशव ने बहुत जोर से बोला, पूर्वी, तुम अपनी बकवास बंद करो। तुम क्या जानती हो भूमि के बारे में? उतना ही ना जितना तुम्हारी दाई माँ ने तुम्हें बताया होगा। इसने तो अपनी बेटी के पक्ष में ही तुम्हें सारी बातें सुनाई होंगी और तुम इसकी बकवास सुनकर इसकी बेटी का बदला लेने, इसका साथ देने के लिए अपने जेठ और जेठानी को मारने के लिए तैयार हो गई। अपनी यह फालतू की हरकत बंद करो। भूलो मत, तुम मेरे छोटे भाई की पत्नी हो और तुम्हें भूमि के बारे में क्या पता है। यह आज से 18-20 साल पुरानी घटना है। शायद उस वक्त तुम पैदा भी नहीं हुई होगी, तो तुम हमारे पचड़ों में नहीं पड़ो, वही अच्छा है। पूर्वी ने बोला, अच्छा, मैं तुम्हारे पचड़ों में ना पड़ूं? मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ़ हूँ और तुम्हारा एक एक सच जितना मैं जानती हूँ ना, कोई नहीं जानता होगा, दाई माँ भी नहीं। सुनकर केशव और माधवी हैरानी से पूर्वी की ओर देखने लगे कि पूर्वी आगे बढ़ी और उसने केशव के कमरे के दीवार में लगे तिजोरी के दरवाजे के हत्थे को जोर जोर से घुमाना शुरू किया। केशव चिल्लाने लगा, यह तुम क्या कर रही हो? पूर्वी ने बोला, क्यों हैरानी हो रही है? कोई नहीं जानता ना कि यहाँ पर क्या है। सब तो यही जानते हैं ना कि इस तिजोरी में चाबी लगाकर इसके हत्थे को एक बार घुमाने से यह तिजोरी खुलती है। पर यह बात कोई नहीं जानता ना कि इस हत्थे को लगातार घुमाते जाने से यह पूरी की पूरी तिजोरी एक दरवाजे की तरह खुल जाती है और इसके पीछे एक तहखाना बना हुआ है। यह बात इस हवेली में रहने वाला कोई भी शख्स नहीं जानता सिवाय तुम्हारे। सुनकर केशव हैरान हो गया और तब तक पूर्वी ने तिजोरी का हत्था घुमाना जारी रखा और तिजोरी एक दरवाजे में तब्दील होकर खुल चुकी थी और अंदर का तहखाना भी खुल चुका था। केशव और माधवी हैरान थे कि पूर्वी ने बोला, कुछ याद आ रहा है केशव? यहीं पर बंद किया था ना तुमने भूमि के हाथ पैर बांधकर, और बोला था जितना चिल्लाना है चिल्लाती रहना। इस कमरे से कभी तुम्हारी आवाज़ बाहर नहीं जाएगी, क्योंकि इस तहखाने से कोई आवाज़ बाहर नहीं निकल सकती और ना ही कभी कोई जानेगा कि यहाँ पर कोई तहखाना भी है। केशव और माधवी बहुत हैरान थे। पूर्वी कोई यह सब बातें कैसे पता है? और पूर्वी की आंखों में आंसू थे। वह तहखाने के अंदर देख रही थी। वहाँ हड्डियों का एक कंकाल पड़ा हुआ था। वह दाई माँ को लेकर वहाँ आई और बोली, दाई माँ, यही है तुम्हारी भूमि की अस्थियाँ, जिसे इस केशव ने यहाँ तहखाने में बंद कर दिया था और वह चिल्ला चिल्ला कर मर गई थी, पर किसी ने उसकी आवाज़ नहीं सुनी, क्योंकि इस तहखाने से किसी की आवाज़ बाहर नहीं जाती। दाई माँ तहखाने के अंदर जाकर भूमि की अस्थियों को उठाकर रो रही थी और केशव से बोल रही थी, नीच इंसान, कुछ याद आया तुझे? आज केशव को अतीत के एक एक पल याद आ रहा था। बात आज से करीब 20 साल पुरानी थी। भूमि यशोधरा की इकलौती बेटी थी। यशोधरा के पति का बहुत पहले ही देहांत हो चुका था। अच्छी खासी जमीन जायदाद की मालकिन थी यशोधरा और केशव शहर में पढ़ता था। शहर में ही माधवी से उसका परिचय हुआ था और दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। लेकिन केशव को बहुत अच्छे से पता था कि माधवी गांव में आकर कभी नहीं रहेगी, क्योंकि उसे गांव बिल्कुल भी पसंद नहीं और शहर में रहने के लिए केशव के पास कोई इंतज़ाम नहीं था, क्योंकि वह सिर्फ पढ़ाई के लिए शहर गया था। बाद में तो उसे अपने परिवार का व्यापार ही संभालना था और उसे यह भी पता था कि अभी उसके घर में कोई हिस्सा बंटवारा नहीं होने वाला कि वह अपने हिस्से से शहर में अपना कोई व्यवसाय खड़ा कर ले। उसके लिए बहुत पैसे लगते हैं, जो कि उसके पिताजी उसे नहीं देने वाले थे, लेकिन माधवी उसे हर हाल में चाहिए थी। इसी बीच भूमि का रिश्ता केशव के लिए आया था और केशव और माधवी ने मिलकर तय किया था कि भूमि से केशव शादी कर लेगा। फिर धीरे धीरे उसकी सारी संपत्ति केशव अपने नाम करवा लेगा। फिर उनके पास बहुत संपत्ति होगी शहर में अपना व्यवसाय खड़ा करने के लिए। फिर मौका पाकर भूमि को रास्ते से हटाकर माधवी और केशव एक हो जाएंगे। और ऐसा ही हुआ। केशव ने भूमि से शादी कर ली और उसे पूरी तरह से अपने प्यार के जाल में फंसा लिया और यशोधरा को एक अच्छा दामाद बनकर इतने अच्छे से बरगलाया कि उसने एक एक करके अपनी सारी संपत्ति अपने दामाद को दे दी। यशोधरा के पास बस अब एक घर बचा था। वह यही सोचती थी कि उसकी बेटी का ब्याह हो गया, उसे उसके हक की संपत्ति भी दे दी। अब उसे और क्या ही चाहिए कि इसी बीच एक दिन उसे खबर मिली कि भूमि केशव को छोड़कर किसी के साथ भाग गई है। उसे यकीन नहीं हो रहा था। भूमि की बहुत खोजबीन भी हुई,
लेकिन वह कहीं भी नहीं मिली और यह बात हर तरफ फैल गई कि केशव की पत्नी उसे छोड़कर किसी पराये पुरुष के साथ चली गई है। बहुत थू थू हुई थी यशोधरा की और फिर यशोधरा अपना घर घर छोड़कर इधर उधर भटक रही थी। अब उसकी ज़िंदगी में बचा ही क्या था। उसके 2 साल बाद केशव ने माधवी से शादी कर ली थी और शहर में ही अपना व्यवसाय प्रारंभ कर लिया था और अपना घर ले लिया था, क्योंकि भूमि के हक के सारे पैसे केशव के पास आ ही चुके थे और वह भी केशव के रास्ते से हट चुकी थी। भूमि कहाँ गई थी किसी को नहीं पता था। यह सब कुछ देखकर केशव सोच रहा था कि जब आज तक किसी को नहीं पता चला कि भूमि कहाँ गई थी, तो पूर्वी को कैसे पता चला कि भूमि कहाँ गई और पूर्वी को इस तहखाने के बारे में कैसे पता है। पूर्वी केशव की ओर देख रही थी और बोल रही थी, हैरान हो रहे हो केशव कि मुझे इस तहखाने के बारे में कैसे पता। केशव सच में बहुत हैरान हो रहा था, क्योंकि केशव के घर में किसी को भी उस तहखाने के बारे में नहीं पता था। यह हवेली बहुत पुरानी थी, केशव के पुरखों की, और पता नहीं वह तहखाना कब से वहाँ बना हुआ है। वह तो 14-15 साल की उम्र में एक बार केशव ने तिजोरी के साथ ऐसा कर दिया था और तहखाना खुल गया था और केशव को इस तहखाने के बारे में पता चल गया था, लेकिन उसने इस बारे में घर में किसी को नहीं बताया था और इसलिए शादी के बाद उसने वह कमरा अपने लिए चुना था, क्योंकि इस कमरे में तहखाना था और वह तिजोरी काफ़ी पुरानी हो चुकी थी, इसलिए उस तिजोरी को अब कोई इस्तेमाल नहीं करता था। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि उस तिजोरी के पीछे ऐसा तहखाना हो सकता है। और जो बात किसी को नहीं पता वह बात पूर्वी जानती है, जो कि अभी कुछ दिन पहले ही इस घर में आई है। केशव और माधवी दोनों हैरान थे। पूर्वी ने बोला, केशव जानना चाहते हो मैं कौन हूँ? तो सुनो, मैं भूमि हूँ। भूमि तुम्हारी पत्नी, लेकिन इस जन्म की नहीं, पिछले जन्म में। तुमने मुझे इसी तहखाने में बंद किया था ना। चिल्ला चिल्ला कर तड़प तड़प कर मरी थी मैं, और ऊपर से मेरे बारे में झूठी बातें फैलाई कि मैं किसी के साथ भाग गई हूँ, जबकि तुमने खुद मुझे मरने के लिए यहाँ छोड़ दिया था, इस माधवी से शादी करने के लिए। तुम दोनों ने मिलकर यह षड्यंत्र रचा था ना मेरे लिए, और अपने षड्यंत्र में तुम दोनों कामयाब भी हुए थे। लेकिन तुम दोनों ने यह कभी नहीं सोचा होगा कि भूमि दोबारा जन्म लेकर पूर्वी के रूप में तुम्हारे सामने खड़ी मिलेगी। जिस तरह से तुम दोनों ने मुझे मारा था ना, आज तुम दोनों वैसे ही मरोगे। जितना चीखना है चीखो। केशव और माधवी हैरान हो गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि इस तरह से कोई पुनर्जन्म लेकर दोबारा आ सकता है। पूर्वी ने आगे बोला, क्यों यकीन नहीं हो रहा ना कि मैं भूमि हूँ और पूर्वी के रूप में मेरा पुनर्जन्म हुआ है। अब दाई माँ ने आगे बोला, भूमि के जाने के बाद मैं इधर उधर भटक रही थी। कभी कोई मुझे रास्ते में कुछ खाने को दे देता, कभी मैं भूखी ही कहीं पड़ी रहती। इसी बीच एक दिन मैं पूर्वी के घर पहुंच गई। उस वक्त पूर्वी का जन्म ही हुआ था। उसकी माँ अक्सर बीमार रहती थी और उनके पहले से ही 4-5 बच्चे थे, इसीलिए पूर्वी के लिए उन्होंने मुझे रख लिया। मैं भी अकेली थी और मेरी भूमि जा चुकी थी। पूर्वी को पाकर मैं पूर्वी में ही खो गई। उसमें मुझे अपनी भूमि दिखाई पड़ने लगी, लेकिन मुझे क्या पता था ईश्वर मेरे साथ इतना बड़ा चमत्कार करने वाले हैं। पूर्वी जैसे जैसे बड़ी होने लगी और बोलने लगी, तो उसे धीरे धीरे सब कुछ याद भी आने लगा और उसने मुझे पहचान भी लिया। उसने मुझे तेरी एक एक हरकत बताई कि किस तरह से तूने उसे तड़पा तड़पा कर मारा है और उसने दोबारा पूर्वी के रूप में जन्म लिया है। ईश्वर का चमत्कार देख। अपनी बेटी को पालने के लिए ईश्वर ने मुझे उसके पास भेज दिया, लेकिन यह बात मेरे और पूर्वी के अलावा पूर्वी के मायके में और कोई नहीं जानता था। मैं पूर्वी की दाई माँ बनकर उसी के साथ रहने लगी और इसकी शादी की उम्र होने पर ईश्वर ने एक और चमत्कार दिखाया। इसकी शादी फिर से इसी घर में इस घर के सबसे छोटे बेटे के साथ तय हो गई। शादी तय होने के साथ ही हमें पता चल चुका था कि युगांत केशव का ही सबसे छोटा भाई है, और हमें समझ में आ गया कि ईश्वर ने हमें मौका दिया है हमारे साथ हुए अन्याय का बदला लेने के लिए। केशव और माधवी को यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा भी हो सकता है। तब तक पूर्वी और दाई माँ ने मिलकर केशव और माधवी को उस तहखाने के अंदर पहुंचा दिया। दोनों जोर जोर से चिल्ला रहे थे और पूर्वी हंसते हुए बोली, जितना चिल्लाना है चिल्लाते रहो। तुम लोगों की आवाज़ इस तहखाने से कभी बाहर नहीं जाने वाली। जिस तरह से मैं तड़प तड़प कर मरी थी ना, तुम दोनों भी तड़प तड़प कर मरोगे,
लेकिन तुम्हें बचाने के लिए कोई नहीं आएगा और शायद अब इस कमरे में भी कोई नहीं आएगा, क्योंकि तुम दोनों ही इस कमरे में नहीं रहोगे तो यहाँ किसका क्या काम। केशव और माधवी चिल्लाते रहे, हमारे बच्चे हैं, हमें बख्श दो। तो दाई माँ ने बोला, क्यों, भूमि भी मेरी बेटी थी, तुमने उसे बख्शा था, बिना किसी गुनाह के उसकी जान ले ली थी, फिर हम तो गुनहगारों को उनके किए की सज़ा दे रहे हैं। और रही तुम्हारे बच्चों की बात, तो उनसे हमें कोई दुश्मनी नहीं, और वह इतने बड़े तो हो ही गए होंगे कि खुद को संभाल लेंगे, और अगर नहीं भी संभाल पाएंगे तो उनके दादा दादी, चाचा चाची सब हैं उन्हें संभालने के लिए, पर तुम दोनों को तुम्हारे किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी। केशव और माधवी चिल्लाते रहे, लेकिन पूर्वी और यशोधरा ने दरवाज़ा बंद कर दिया और उस कमरे से केशव और माधवी का नामो निशान गायब हो चुका था। दोनों उस तहखाने में दफन हो चुके थे जहां आज से 18-20 साल पहले उन लोगों ने भूमि को दफनाया था। भूमि की अस्थियां अभी भी वहीं पड़ी थी और वह दोनों उसे देखकर चिल्ला रहे थे और सोच रहे थे कुछ दिनों बाद उनकी अस्थियां भी इसी तरह से वहां पड़ी रहेंगी और कोई नहीं होगा उन्हें देखने वाला। आज पूर्वी और यशोधरा को बहुत सुकून मिल रहा था। जो गुनाह उन लोगों ने भूमि के साथ किया था, आज उसका बदला यशोधरा ने ले लिया था। उसके बाद यशोधरा जल्दी से हवेली के बाहर गई और भूमि उर्फ पूर्वी से बोली कि तुम चुपचाप अपने कमरे में जाकर सो जाओ और मैं इस केशव के जीप को ठिकाने लगाकर आती हूँ। पूर्वी को बहुत अच्छे से पता था कि यशोधरा को ड्राइविंग आती है और वह उस जमाने में भी गाड़ियाँ चलाती थी, क्योंकि उसके पिताजी उसके बचपन में ही गुजर चुके थे। सारा कुछ उसकी माँ यशोधरा को ही संभालना था। पूर्वी चुपचाप अपने कमरे में जाकर सो गई। युगांत अभी भी गहरी नींद में सो रहा था और यशोधरा दाई माँ केशव की जीप को थोड़ी दूर एक जंगल में ले जाकर छोड़ आई थी और फिर चुपचाप हवेली पर वापस आकर अपने कमरे में सो गई थी। रात में हवेली में क्या हुआ है किसी को कुछ पता नहीं चला। सुबह सबकी नींद खुली तो नहा धोकर सब शहर जाने के लिए तैयार होने लगे, क्योंकि केशव को डॉक्टर के पास लेकर जाना था। लेकिन केशव और माधवी जब अपने कमरे में नहीं मिले तो उन लोगों ने बाहर जाकर केशव की जीप को देखा। जीप को भी वहाँ नहीं पाकर उन्हें लगा कि शायद माधवी सुबह सुबह ही केशव को लेकर निकल चुकी है। वैसे भी माधवी गांव में बिल्कुल नहीं रुकना चाहती, या तो मजबूरी में फंस गई थी, इसलिए वह एक रात के लिए रुक गई थी। फ़ोन की सुविधा नहीं होने के कारण किसी को पता नहीं चला कि केशव और माधवी कहाँ गए हैं। कुछ दिनों के बाद केशव के दूसरे भाई शहर गए केशव का हालचाल पता करने के लिए, पर केशव और माधवी अपने घर में नहीं मिले। बच्चों के हॉस्टल जाकर पता किया गया पर कहीं कुछ पता नहीं चला। काफ़ी खोजबीन की गई पर केशव और माधवी कहाँ गायब हो गए किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर पुलिस को भी सूचना दी गई, खुद से भी खोजबीन जारी रखी गई। पुलिस ने रास्ते में जंगल के किनारे हर जगह तलाश किया पर कहीं पर भी केशव और माधवी नहीं मिले। बस एक जंगल के किनारे केशव की जीप पड़ी मिली। अंदाज़ा लगाया गया कि शायद डाकुओं ने केशव और माधवी की गाड़ी को रोककर उन्हें लूट लिया है और शायद उन्हें मारकर पहाड़ियों के नीचे फेंक दिया होगा। 6 महीने तक तलाश की गई, लेकिन कोई खोज खबर नहीं मिलने के बाद उन्हें मृत मान लिया गया। किसी को पता नहीं चला कि केशव और माधवी एकाएक कहाँ गायब हो गए। केशव और माधवी के बच्चे खुद को संभालने की कोशिश कर रहे थे और परिवार के बाकी सदस्य तो थे ही उनका सहारा बनने के लिए। पूर्वी भी युगांत के साथ अपना नया जीवन प्रारंभ करने की राह पर निकल चुकी थी, क्योंकि इस जन्म में उसका पति उसे सच्चे दिल से प्यार करता था और दाई माँ भूमि के रूप में अपनी बेटी को खुश तो कभी नहीं देख पाई, लेकिन पूर्वी के रूप में अपनी बेटी की खुशियों को वह किसी की नज़र नहीं लगने देना चाहती थी और ईश्वर से हर वक्त अपने बेटी और दामाद के लंबे उम्र की कामना करती थी। दोस्तों, क्या सच में पुनर्जन्म होता है या यह सब सिर्फ एक काल्पनिक बातें हैं? क्या आप ऐसी किसी सच्चे पुनर्जन्म की कहानी को जानते हैं? कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और अगर कहानी पसंद आई हो तो कड़वा सत्य को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।